Okay, students, good morning again and welcome back to Learners Academy. This is exercise 10.3 of your chapter number 10 vector algebra of class 12th NCERT. ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप इस 10.3 के दो पार्ट्स में हमने इंट्रोडक्शन कवर किए। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा इजी इंट्रोडक्शन है, होता क्या है, इंट्रोड्यूस कर दिया बस टॉपिक को, एंड सेकंड पार्ट में उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमको जानने जरूरी है वो दोनों आप देखकर ही इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी अच्छी रहेगी और सही भी वही है। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज 10.3. Find the angle between two vectors, vector A and vector B, with magnitude this and this, and A dot B is this. तो हमने कल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला सीखा था, याद है? क्या फॉर्मूला था? cos थीटा इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो A डॉट B गिवन है √6, मैग्नीट्यूड ऑफ A गिवन है √3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B भी गिवन है 2। तो ये क्या हो जाएगा √6 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, √6 को भी अगर आप और एक्सपेंड करें या फिर आप इसको रैशनलाइज कर दो, चलो √3 इंटू 2 को 2√3 लिख दो, तो रैशनलाइज कर दो √3 और ऊपर भी √3। तो ये क्या हो जाता है √6 इंटू √3 क्या हो जाता है √18 और नीचे 2 3 जा 6। फाइन, तो ये cos थीटा की वैल्यू आई है। ये किसकी वैल्यू आई है? cos थीटा की। तो आपसे जब भी एंगल पूछे तो आप cos थीटा तक ना छोड़ के जाएं, थीटा भी निकालें। तो थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स √18/6। देखना आंसर, या तो रेस्टलाइज किया होगा या नहीं किया होगा, दो ही बातें हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है √2/2। देखना इस तरीके का आंसर है क्या? हाँ, तो गलती करी है ना, देखो हमने क्या गलती करी है। अभी सॉल्व तो करो उसको आगे। देखो सॉल्व ऐसे करेंगे, देखो रैशनलाइज ना भी करें, मैंने रैशनलाइज इसलिए कर लिया क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि शायद इसमें परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, जैसे π/3 π/6 π/4 ऐसे नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने रैशनलाइज कर दिया। जब अपने को लगे ना कि परफेक्ट आंसर आने की उम्मीद है तो रैशनलाइज मत करो, उसको सॉल्व करो आगे। कैसे? देखो √6 को क्या लिख सकते हो आप √2 इंटू √3 और नीचे क्या है 2√3, तो √3 से √3 खत्म और √2 से ये √2 टाइम्स जाएगा, तो फाइनली आंसर 1/√2। और 1/√2 का cos इनवर्स निकालना तो क्लास 10th का बच्चा भी बता देगा। इनवर्स निकालना नहीं बताएगा कोई बात नहीं, ये तो बता ही देगा कि 1/√2 कब आता है। वो कब आता है? π/4 cos π/4। तो मैं क्या लिख दूंगा लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट, देयरफॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B is given by theta equal to π/4। इजी। सेकंड क्वेश्चन एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलो, तो मैंने कल दोनों बताए थे आपको, मैंने कहा था एक बार तो मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट दे दे और एक बार वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म दे दे। तो वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म से भी आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं। कैसे? वही फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है, अब A डॉट B कैसे निकालेंगे? हमारे पास वेक्टर्स क्या क्या है? A वेक्टर क्या है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट चाहिए 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट। मैग्नीट्यूड ऑफ B बोलो तो B क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है? रेस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स को गुणा करना ही तो होता है। तो 1 इंटू 3 3 -2 इंटू -2 प्लस का 4 और प्लस का 3 इंटू प्लस का 1 प्लस का 3। नीचे आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 5 √14 और इधर 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 10 अगेन 14 √14। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4 + 3 कितना होता है 10 और डिवाइडेड बाय √14 इंटू √14 14 काट के क्या हो जाएगा 5/7। ये किसकी वैल्यू है? cos थीटा की। सो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 5/7। मैच करो, सही है, इजी। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अच्छा ये अपन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल रहे हैं ना, ये यूजिंग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? यूजिंग। ये यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट भी निकल सकता है जो अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। फिर अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां तो डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकालूं मैं और कहां क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से निकालूं। बिल्कुल, वहां पे साइन आएगा।
ओके, कोस इनवर्स 5/7। अरे यार, कोस इनवर्स 5/7 को क्या आप साइन इनवर्स में नहीं बदल सकते क्या? उतना तो आता ही है आपको। चलो नेक्स्ट, फाइंड द प्रोजेक्शन। अच्छा, स्ट्रेट अवे प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आ गया। इस वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन। तो लेट अस से कि अगर ये वेक्टर है ए, या नीचे लिख देता हूं, लेट अस से कि वेक्टर ए को मान लो जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो आई कैप माइनस जे कैप का निकाल रहे हो, और वेक्टर बी को मान लो जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला में भी ऐसे ही पढ़ा है, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो फिर क्वेश्चन आ जाए तो भी आप वैसे ही कंसीडर करो, है ना, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब ए का बी पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, राइट। तो जब थीटा वीटा कुछ ना गिवन हो, वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो, तो क्या फॉर्मूला बनता है? ए वेक्टर डॉट बी कैप। और अगर कॉस थीटा वगैरह गिवन हो तो फिर क्या बनता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। पर थीटा गिवन ही नहीं है तो क्यों हम उसके बारे में सोचें। चलो जी, तो वेक्टर ए लिख दो आप तो सीधे सीधे, ये रहा आई कैप माइनस जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट लगा दिया मैंने। बी कैप कैसे निकालते हो? वेक्टर बी को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो वेक्टर बी क्या है? आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। इसका जो भी आंसर आएगा इसका ऐसे डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप, इसका करना है डॉट प्रोडक्ट, और इसको सॉल्व कर दो। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है 1 का स्क्वायर यानी कि 2√2। तो ये हो जाता है 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2। मैं 1/√2 अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को गुणा करना पड़ेगा ना भी, तो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स दिखने तो चाहिए। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो 1 इंटू 1/√2 यानी कि 1/√2, फिर -1 इंटू 1/√2 यानी कि -1/√2 इक्वल टू 0 आंसर। अच्छा, प्रोजेक्शन 0 आ रहा है, दैट मीन्स आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन 0 का मतलब क्या है? दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। कर तो दिया। देखो, आई का स्केलर कंपोनेंट है 1 इंटू इसका स्केलर कंपोनेंट 1/√2, 1 इंटू 1/√2 1/√2। जे का स्केलर कंपोनेंट -1 और उधर जे का स्केलर कंपोनेंट 1/√2, तो -1 इंटू 1/√2 -1/√2। ए डॉट बी क्या होता है? उसके स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम, उसके स्केलर कंपोनेंट्स को। अच्छा, ये सारी चीज अगर कंजेस्टेड हो रही है तो आप एक चीज कर सकते हो कि आप तसल्ली से पहले बी कैप निकालो अलग से, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय, और एग्जाम में करना भी ऐसे ही। अभी तो अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं और टाइम सेव करने हमारा पर्पस रहता है, तो अपन थोड़ा सा कंजेस्टेड फॉर्म में कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में आप क्या करेंगे? इस चीज को तसल्ली से अलग निकालेंगे, जो आंसर आए फिर आप पुटअप करें यहाँ पे, और फिर डॉट प्रोडक्ट निकालें। ठीक है जी, इस तरीके से करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम सेम सेम, जल्दी से बता दो। चलो अपने आप करो, 2 मिनट दिए, आंसर निकालो। प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, सेम क्वेश्चन है, अपने आप करो। 2 मिनट में ही निकालना है लेकिन। तो 2 क्वेश्चन मतलब एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स के हो गए, और 2 क्वेश्चन प्रोजेक्शन के हो गए। स्कूल ऑफ है ना आज? एंड व्हाट अबाउट अदर ट्यूशंस? कितने बजे? 6:30 टू 7:30। तो हम भी एक इवनिंग में ले लेते हैं, इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, है ना। हॉलीडे का एडवांटेज ले लें, जो खत्म तो करनी है आज, नहीं तो कल बाद में फिर हड़बड़ी में खत्म करेंगे, इससे अच्छा अभी तसल्ली में खत्म कर ले। हो गया आंसर। तो देखो, अब की बार मैं तसल्ली से अलग अलग करता हूँ भाई, पहले बी कैप निकाल लेते हैं। चलो, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो तसल्ली से पहले मैं बी कैप निकाल लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम वाला पैटर्न भी थोड़ा सा होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर बी है हमारे पास, वेक्टर बी है हमारे पास 7 आई कैप
माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट। तो ये हो जाता है 7i कैप। एक बार और लिख दो इसको नीचे को सॉल्व करके, फिर इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दो। 8 का कैप तो 7 का स्क्वायर 49, डायरेक्ट मैं ऐड करके लिख रहा हूँ। 49 + 1 50, 50 और 8 का स्क्वायर 64। 50 और 64 कितने होते हैं? 114 का रूट। और 114 का रूट सॉल्व कर सकते हो क्या? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? बाद में तो प्रोडक्ट करना ही ना, पर अगर सॉल्व करना भी होगा तो बाद में कर देंगे, ठीक है ना। तो 114 एज इट इज लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 7/√114 i कैप माइनस 1 डिवाइडेड बाय √114 j कैप प्लस 8 डिवाइडेड बाय √114 k कैप। ठीक है, इस तरीके से प्लीज मत लिख देना। जैसे ये -1/√114 है तो उसको ऐसे मत लिख देना j कैप डिवाइडेड बाय √114। इस तरीके से नहीं लिखते वेक्टर के कंपोनेंट्स को, है ना। आप हमेशा स्केलर कंपोनेंट अलग शो करेंगे एंड वेक्टर कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन को अलग शो करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये तो हो गया बी कैप। अब आपको क्या निकालना था? प्रोजेक्शन ऑफ, नाउ what are we required to find? We are required to find projection of vector A on vector B. Projection of vector A on vector B. It is equal to what? Vector A dot product B cap. तो वेक्टर A है हमारे पास वो सारी चीज, मैं सीधे कर देता हूं, और वेक्टर B कैप है हमारे पास ये सारी चीज। तो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को कर दो मल्टीप्लाई। 1 × 7/√114 क्या हो जाएगा? 7/√114। दूसरा कंपोनेंट है 3 इंटू माइनस का, ये हो जाएगा -3/√114, ठीक है। और लास्ट में 7 × 8, 7 8 जा 56/√114। तो √114 इज एलसीएम, और ऊपर जो बचता है 7 - 3 4, 4 + 56 60। अब आप चाहो तो √114 को सॉल्व कर दो। सॉल्व होने लायक है क्या? पहले तो ये देखो, 57 बचेगा, फिर 3 1 जा 3, नहीं सॉल्व नहीं होगा। √114 इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, यही आंसर है भाई। √114 को आप 2 × 3 × 29 लिख सकते हो, नहीं 19 लिख सकते हो, ठीक है। 2 × 3 × 19 लिख सकते हो, तो कोई पेयरिंग हो ही नहीं रही, सिंगल सिंगल आ रहे हैं। तो फिर √114 60 डिवाइडेड बाय √114। अब ये क्या है? ये ए का बी पे प्रोजेक्शन है। इसका मतलब भी समझो, ये क्या निकाल लिया आपने। निकालना इज नॉट इंपॉर्टेंट, निकाला क्या है वो भी तो पता हो। क्या निकाला है बच्चों, बताओ ये आपने। उसका मतलब क्या होता है? परछाई की लंबाई, तभी तो ये न्यूमेरिक फॉर्म में आई है। ये परछाई की लंबाई है, ए की परछाई बी पर कितनी लंबी पड़ रही है उसकी लंबाई आई है, ये इतने यूनिट्स पड़ रही है। क्लियर है? ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी बट वेरी लेंथी, मतलब मेहनत मजदूरी का काम है। फिफ्थ, पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि हर एक वेक्टर इसमें से यूनिट वेक्टर है, और फिर ये प्रूव करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर देना। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दो तरीके हैं देखो अब परपेंडिकुलर प्रूव करने के। जैसे जैसे अपन चीजें सीख रहे हैं तरीके निकलते जा रहे हैं। तरीका ये भी है कि cos थीटा निकाल लो और थीटा 90 डिग्री प्रूव कर लो। भाई दो वेक्टर्स के बीच में आप cos थीटा निकाल सकते हो ना, और थीटा क्या प्रूव कर दो 90 डिग्री। और नहीं तो सिंपल तरीका क्या है कि a डॉट b जब जब 0 होगा तब तब क्या हो गए, वो दोनों परपेंडिकुलर। चलो पहले तो लेट अस से कि यह है वेक्टर a, यह है वेक्टर b, और यह है वेक्टर c। तो पहले तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है, सॉरी पहले तो यूनिट वेक्टर प्रूव करना है। यूनिट वेक्टर कैसे प्रूव करोगे? इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 होगा तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, होगा क्या? इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो 1/7 × 2i कैप, तो ये 2/7 हो गया, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं। 2/7 का स्क्वायर 4/49 प्लस 3/7 का स्क्वायर 9/, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूं, मतलब स्किप कर रहा हूं 2-3 स्टेप्स। आप एग्जाम में प्लीज ऐसा ना करें, आप बिल्कुल क्लियर कट जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं वैसे करें। तो 6/7 यानी कि 6/7 का स्क्वायर यानी कि 49 का सम का रूट। तो 9 + 36 + 4 40, 49/49 यानी कि √1। और वैसे तो प्लस और -1 होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव, सो ये 1 हो गया। चलो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आ जाओ। 3/7, 3/7 वही 9/49, फिर -6/7 वही 36/49, और 2/7 वही 4।
तो कंपोनेंट्स इधर उधर बदल बदल के आ रहे हैं, बस आ तो वही रहे। कोई इधर आ गया, जैसे 9/49 इसमें बीच में था, इसमें शुरू में आ गया, वही 49/49 और वही √1 और वही 1, फाइन। और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आ जाओ 6/7, अब इस बार 36/49 आया स्टार्टिंग में। फिर आ जाओ 2/7, 4/49, -3/7, 9/49। आई जस्ट हेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, रिडिकुलस। मतलब मेहनत मजदूरी का काम है, टेक्निकल दिमाग वाली चीज करवा ले हमसे। हम एक बार ना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है इसलिए गुस्सा आ रहा है। क्वेश्चन करने में भले 1 घंटा लग जाए, मजा आता है, टेक्निकल होता है, लेकिन ये मेहनत मजदूरी, ईंटें उठाओ, ये सीमेंट भरो। हाँ, 49/49, √1, 1. So magnitude of vector A, magnitude of vector B, and magnitude of vector C. We can say here magnitude of vector A equal to magnitude of vector B equal to magnitude of vector C equal to 1. So we can say that all of these are unit vectors and C are unit vectors. तो ये तो हो गई पहली चीज प्रूव, ये तो हो गई पहली चीज प्रूव। अभी दूसरी चीज, अब इसको डिलीट कर दूं मैं, ठीक है। सेकंड चीज देखो, अब आपको प्रूव करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए इनका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो हमने इसको लिया था वेक्टर ए, इसको लिया था वेक्टर बी, और इसको लिया था वेक्टर सी। तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं। पहले वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम करना है। स्केलर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट का सम करना है। तो 2 यहाँ पे क्या है, 2/7 है, इसको 1/7 इंटू 2 कर दो, तो 2/7। पहले आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करके वेक्टर बनाना पड़ेगा ना। ये क्या होगा, 2/7 आई कैप, 3/7 आई कैप, 6/7। तो 2/7 इंटू 3/7, 2 3 जा 6, 6/49। फिर 3/7 इंटू -6/7, -18/49। और फिर 6/7 इंटू 2/7, 12/49। अगर मैं 49 को एलसीएम ले लूं तो खत्म सब। 6 + 12 18, 18 - 18 0। चलो बी का सी से डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। चलो भाई, 3/7 इंटू 6/7, 3 6 जा, अब की बार 18/49 स्टार्टिंग में आ गया। और -6/7 इंटू 2/7, यानी कि -12/49। और 2/7 इंटू -3/7, तो cos थीटा का है हमारे पास। हाँ ऐसे कर सकते हो, सुनो सही कह रही है। नहीं नहीं, पर उसमें मैग्नीट्यूड ही है ना हमारे पास, थीटा का है, थीटा नहीं है ना बेटा। देखो पहले आप सुनो, पहले आप ये करो, a डॉट बी, b डॉट सी और a डॉट, अभी सुनो उसके बारे में मैं बताता हूँ। एक बार इसको सॉल्व कर दो, खत्म। 0/49 इक्वल टू 0। और अब a डॉट सी भी निकालो, या c डॉट a निकालो, बात एक ही, कॉम्यूटेटिव होता है। तो a डॉट सी निकालो, 2/7 इंटू 6/7, 12/49। फिर आ जाओ 3/7 इंटू 2/7, यानी कि 6/49। और 6/7 इंटू -3/7, -18/49। अगेन 18 - 18, 0/49 इक्वल टू 0। तो a डॉट बी अगर 0 है, दैट मीन्स वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। b डॉट c इज 0 है, दैट मीन्स वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। और वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर c है, दैट मीन्स वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। दैट मीन्स इन तीनों से हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये चीज तो यहाँ पे प्रूव हो गई। अब सुनो, अगर मैंने ये चीज पहले प्रूव कर दी, अगर मैंने ये चीज पहले प्रूव कर दी कि ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो मैं अब क्या कह सकता था कि वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b क्या होता था, बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b कॉस थीटा। तो थीटा तो 90 डिग्री यानी 1 सॉरी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। उससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ो, जो किया वही सही है। ठीक है, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, कुछ भी टेक्निकल चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही। ठीक है, आप कोस थीटा निकालो, या तो पहले वो ज्यादा लंबा मेथड है उल्टा, तो इससे बढ़िया है जैसे ही कर लो। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, कुछ नोट डाउन करना तो देख लेना भाई, ये सब मत करो, जो किया वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने हो गए, 5। 2-3 क्वेश्चन और देख लो, ताकि फिर अब नेक्स्ट जो क्लास इवनिंग में ले उसमें थोड़ा लोड कम हो, एक्सरसाइज खत्म करनी है आज के आज।
तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी। और आपको अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस काफी एग्जाम में आ रहे हैं आजकल, बड़े ही आसान क्वेश्चंस होते हैं ये, बड़े ही। भाई इसका डॉट प्रोडक्ट 8 है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है 8 है, मैग्नीट्यूड ऑफ 8 मल्टीप्लाइड 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो आप ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल के बताएं। तो कुछ भी नहीं है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे बढ़ जाओ आगे और करना शुरू कर दो जैसा जैसा वो कह रहा है। वो कह रहा है डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना भाई, दो वेक्टर्स का सम और दो वेक्टर्स का डिफरेंस, इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट। तो इसका इससे डॉट प्रोडक्ट, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए से, ठीक है। फिर प्लस नहीं, प्लस नहीं माइनस है आगे, तो माइनस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी से, फिर प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए से, और लास्ट में माइनस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी से, इक्वल टू 8 गिवन है। अब किसी भी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बोलो। और ये दोनों तो कट गए क्योंकि कॉम्यूटेटिव तो होते ही है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर है, और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। माइनस वेक्टर बी का वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब आपको गिवन है ये चीज भी तो गिवन है, दिख रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की जगह मैं लिख सकता हूं 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी यूजिंग दिस इक्वेशन। लेट अस से कि इक्वेशन 1 है तो यूजिंग इक्वेशन 1। और इसका भी क्या करना है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर करना है ना, तो इस चीज का स्क्वायर होगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का भी स्क्वायर है इक्वल टू 8। तो 8 का स्क्वायर 64 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया, ये हो गया, माइनस सिंगल मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, तो 64 में से एक गया तो 63 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बच गया, यहाँ पे 8 आया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकालेंगे हम, का स्क्वायर निकलेगा पहले, वो हो जाएगा 8/63। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या निकलेगा, इसका रूट, इसका रूट। तो 8 का रूट क्या होता है, 2√2 होता है ना, तो 2√2 डिवाइडेड बाय √63। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आंसर। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए उसका 8 टाइम्स है ही, सही गिवन है, तो उसका 8 टाइम्स कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो 2√2 डिवाइडेड बाय √63। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16√2 डिवाइडेड बाय √63। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो आ रहा है ये और बी आ रहा है ये, चेक करो आंसर। दो तीन क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सिर्फ सीरीज के हैं, काफी आसान। बोलो, कुछ रैशनलाइज कर दिया क्या? हाँ तो कर सकते हैं ना, अपन क्यों नहीं कर रहे हैं कर दो। 9 7 या 63 होता है ना, तो अपनी गलती अपन नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी गलती है, तुम बोल ही नहीं करने के लिए। √63 बताओ √63 इज 3√7, तो 2/3 इंटू √2/√7, और इधर आ जाओ, हाँ 3√7, बैठो अभी 5 मिनट बैठो, 3√7। अब ठीक है, मैच हो गया, बोलो बच्चों, अब तो मैच हो गया ना, बोलो प्रियांशी, कोई डाउट है क्या? आंसर मैच हो गया एग्जैक्टली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द प्रोडक्ट दिस का डॉट प्रोडक्ट दिस, डॉट प्रोडक्ट ही तो निकालना है। 3 टाइम्स वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट 2 टाइम्स वेक्टर, तो स्केलर से गुणा हो जाएगा, 6 टाइम्स वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए से हो जाएगा, जो अगली स्टेप में इसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3a वेक्टर को 7 से करो, तो 3 7 जा 21 टाइम्स वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, फिर माइनस 5 2 जा 10 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट, और फिर माइनस 5 7 जा 35 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, 35 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी से। अब इसको प्रॉपर्टीज वगैरह लगाओ, तो 6 टाइम्स ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है, तो 21 में से 10 घटा दो, कितने बचे, 11 टाइम्स वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी,
और माइनस 35 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लो बात करो, मैच करो, बस 5 मिनट मैच करो आंसर। कर लो, 2-3 और हैं, 10 तक तो करो। फिर कितने क्वेश्चंस बच जाएंगे? चलो एक क्वेश्चन और करो, लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन। Question number 8. Find the magnitude of two vectors A and B having the same magnitude and such that their angle between them is 60 degree. Scalar product है 1/2. दो वेक्टर्स ऐसे जिनका स्केलर प्रोडक्ट तो क्या है 1/2, मैग्नीट्यूड उनका सेम है और वही सेम मैग्नीट्यूड पता करना है आपको, और एंगल बिटवीन देम क्या है 60 डिग्री। तो क्या क्या गिवन पॉइंट्स हो गए कि इनका डॉट प्रोडक्ट तो है 1/2। अच्छा, इसके डॉट प्रोडक्ट को इलेबोरेट करो यूजिंग द फॉर्मूला, तो यू विल गेट व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2। तो अब ये दोनों सेम है ना, सेम मैग्नीट्यूड कह रहा है ना ए और बी का, तो या तो दोनों को सेम कर दो, ए कर दो, या दोनों को बी कर दो। तो मैं दोनों को ए कर देता हूं, और थीटा गिवन है कितना 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट 1/2। इसको लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 से 1/2 कट गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया √1, और मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, सो आंसर इज 1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर 1 है तो दोनों का सेम ही तो था, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कह लूं या मैग्नीट्यूड ऑफ बी कह लूं, क्या आ जाएगा 1। दैट मीन्स दोनों यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक बड़े ही टुच्चे से क्वेश्चंस थे, और आगे भी ऐसे ही है, देखना। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स। एक्स नाम का कोई वेक्टर है, इसका क्या निकालना है बच्चों, मैग्नीट्यूड। इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू मतलब डॉट प्रोडक्ट एक्स प्लस ए इक्वल टू क्या दे रखा है 12, यानी कि दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, और पता क्या करना है, ये पता करना है, ठीक है। तो अब ये तो पता करना है, दैट इज फाइन, बट अब हम इसका करें क्या, हमको तो जो चीज गिवन है वहीं से स्टार्ट और खत्म वहीं पे करना है, जो भी प्रोसेसिंग करनी है। तो हम इसको उठाएंगे और इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो आरएचएस पे तो 12 है, 12 का तो कुछ नहीं कर सकते आप, इसका तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अगर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर और अलजेब्रा ऑफ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो तो 1 बाय 1 सबका डॉट प्रोडक्ट निकालना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं, करना शुरू कर दो। तो वेक्टर एक्स डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एक्स, फाइन, ठीक है। फिर वेक्टर एक्स का डॉट प्रोडक्ट किससे, वेक्टर ए से, ठीक है। आगे किसका करोगे बोलो, माइनस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एक्स से, और फिर वापस माइनस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए का ए से ही, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 12, ठीक है ना। अब सुनो, वेक्टर एक्स का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एक्स से ही करेंगे तो ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये x डॉट ए और a डॉट एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस में, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। तो x डॉट ए करूं या a डॉट एक्स करूं, बात एक ही है, ठीक है। तो बचेगा क्या, फिर ये प्लस नहीं बचेगा, यहाँ पे माइनस बचेगा, माइनस वेक्टर क्या कहते हैं, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए से ही करेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आपको ये पता करना है, और ये गिवन है, आप कहोगे सर कहां गिवन है, ये गिवन है, देखो ध्यान से क्या कहता है वो, इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए कैसा है, यूनिट वेक्टर है, तो जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, और उस 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको ये पता करना है, इजीली पता कर लोगे, इक्वल टू 12। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स क्या हो जाएगा √13, वैसे प्लस और माइनस होगा, बट बिकॉज मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव वी विल राइट प्लस का √13 इंटू यूनिट, प्लस का √13 यूनिट्स।
ठीक है, क्यों ऐसा कहाँ गिवन है? क्योंकि सर जैसे x वेक्टर इनटू x वेक्टर है, वेक्टर ऑफ x, तो सर वो होता है मॉड्यूलस ऑफ सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ x इनटू x cos थीटा, तो cos 0 होगा तभी तो ये रहा ना। तो बेटा x और x जब सेम ही वेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच में 0 डिग्री है ना, गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है। किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है इसका इसी वेक्टर से, तो वही सेम लाइन ही हो गई तो 0 डिग्री एंगल होगा ना। पर x और a की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि x वेक्टर और a वेक्टर के बीच में क्या एंगल है। x वेक्टर का x वेक्टर से तो 0 डिग्री एंगल बनेगा ना, और वेक्टर a का भी वेक्टर a से 0 डिग्री एंगल बनेगा, इसीलिए इसका जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 2 कॉम्पोनेंट फॉर्म गिवन है भाई, 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर b की भी कॉम्पोनेंट फॉर्म गिवन है, वेक्टर c की भी गिवन है, और आपको गिवन है कि वेक्टर a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। एक वेक्टर बना दिया इन्होंने ये वाला, वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, इसको कुछ भी मान लो, नया वेक्टर मान लो, जैसे कि वेक्टर d मान लो उसको ना। अब ये जो वेक्टर नया बना है इस वेक्टर c से परपेंडिकुलर है, c वेक्टर कहाँ गिवन है, ये रहा, इस वेक्टर c से ये क्या है बेटा पर, तो इस c की कंपोनेंट फॉर्म गिवन है ना, गिवन है। आप इस वेक्टर की भी कंपोनेंट फॉर्म निकाल सकते हो, a प्लस लैम्डा बी करके, a गिवन है b गिवन है, तो a प्लस लैम्डा बी करके इसकी कंपोनेंट फॉर्म निकाल लोगे जो नया d वेक्टर बना रहे हैं अपन, और फिर ये दोनों इसके परपेंडिकुलर है, मतलब वेक्टर d इस परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर c के, तो अगर वेक्टर d वेक्टर c के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इस इक्वेशन से मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो पहला काम है मुझे वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b निकालना, वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो वेक्टर a क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, वेक्टर b क्या है मेरे पास, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। चलो अब एक ही स्टेप में सॉल्व करो, देखो आई कैप के कंपोनेंट्स देखो, एक तो 2 और एक माइनस लैम्डा, यस और नो, तो 2 और माइनस लैम्डा मिलके 2 माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप, मतलब इतना आई कैप है हमारे पास। चलो जे कैप के कंपोनेंट्स गिनो, 2 और लैम्डा इंटू 2 2 लैम्डा, तो 2 प्लस 2 लैम्डा है अच्छा, मतलब 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर 4 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा एज इट इज लिख देंगे और बगल में जे कैप लगा देंगे। ओके, अब 3 इसके के कैप के कंपोनेंट्स देखते हैं, तो 3 और लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, तो 3 प्लस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स के कैप। यहां तक कोई डाउट? ये किसका कंपोनेंट फॉर्म है, ये वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, और इसको मैं नया वेक्टर मान लेता हूं, लेटेस्ट से वेक्टर d की कंपोनेंट फॉर्म है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब आपको गिवन है, नाउ इट इज गिवन दैट कि ये जो नया वेक्टर है वेक्टर d, ये है परपेंडिकुलर किससे, वेक्टर c से। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इससे मैं कंक्लूड करूंगा कि भैया अगर ये परपेंडिकुलर है तो वेक्टर d डॉट प्रोडक्ट वेक्टर c विल बी इक्वल टू 0। इस बात से ये चीज कंक्लूड हो सकती है। अब वेक्टर d क्या है, ये सारी चीज, और वेक्टर c क्या है, वो सारी चीज जो ऊपर दिख रही है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इनके स्केलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसका आई कैप का कंपोनेंट कौन सा है, 2 माइनस लैम्डा, उसका आई कैप का कंपोनेंट कौन सा है, 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, प्लस इसका जे कैप का कंपोनेंट कौन सा है, 2 प्लस 2 लैम्डा, उसका जे कैप का कंपोनेंट कौन सा है, 1, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा क्या हो जाएगा, सिंपली 2 प्लस 2 लैम्डा ही रहेगा ये, ठीक है। और इसका के कैप का कंपोनेंट क्या है, 3 प्लस लैम्डा है ना, और उसका के कैप का कंपोनेंट क्या है ही नहीं, उधर के कैप ही नहीं है, तो के कैप का कंपोनेंट ही नहीं है, दैट मींस इनटू 0। समझ में आई बात भाई, वहां पे 0 के कैप है ना, 0 के कैप है, तो उसका के कैप का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो अब ये हो गया इसका डॉट प्रोडक्ट, और इसका डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो, 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, और ये तो 0 हो ही गया है, इक्वल टू 0। तो लैम्डा लैम्डा के टर्म्स एक साथ कर लो, 5 लैम्डा नहीं
माइनस लैम्डा होगा, माइनस लैम्डा होगा। और 6 + 2 क्या होता है 8, 8 उधर जाके -8, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 8। मैच करो आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। लैम्डा की वैल्यू हो गई 8। चलें आगे। इजी था, थोड़ा लेंदी था बट इजी था, कुछ ऐसी खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। रीड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि रीड कैसे करते हैं अपन, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे रीड करोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू वेक्टर ए। इनटू वेक्टर बी, इनटू का मतलब क्या हुआ वहां पे, डॉट प्रोडक्ट हुआ क्या। नहीं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हुआ। भाई ये तो स्केलर है ना एक, जैसे अपन लिखते हैं ना 3 टाइम्स वेक्टर बी, तो इस तरीके से 3 की वैल्यू बस ये ऐसे मान लो, समझ में आई बात। इसको ऐसे मत सोचना कि ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इट इज ए स्केलर और इट इज ए वेक्टर, तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते थे अपन लैम्डा से, बस वही वाली चीज है। प्लस फिर दोबारा में क्या कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए कर दिया। तो ये जो है, ये जो वेक्टर बनेगा ये परपेंडिकुलर बनेगा इस वेक्टर से फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी अगर कोई दो नॉन जीरो वेक्टर्स है तो ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर बनेगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर बनेंगे तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा। यस और नो, कोई भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो अगर मैं कैसे भी करके ये साबित कर दूं कि भैया इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो प्रूव हो जाएगा कि वो परपेंडिकुलर है। इज दिस क्लियर। सो लेट्स फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट। अब कुछ भी नया वेक्टर मान लो, जैसे कि इसको मान लो सी वेक्टर और इसको मान लो डी वेक्टर। तो अब मुझे क्या करना है, सी वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डी। ठीक है, वेक्टर सी क्या है एक बार लिख लो चलो। वेक्टर सी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स वेक्टर ए। ये तो है सी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर, डी वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स वेक्टर ए। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, करें। कैसे करेंगे, अरे वही टेक्निक, सबको सबसे पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे, और उसमें जो स्केलर होंगे वो तो सिंपल जैसे मल्टीप्लाई होते हैं वैसे हो जाएंगे। तो इसमें देखो पहले मैं इसको इससे कर रहा हूं, तो मतलब ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसमें स्केलर पार्ट है ये, इसमें स्केलर पार्ट है, तो स्केलर स्केलर तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, तो 2 3 6 हो जाता। और इन दोनों का हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, जो वेक्टर पार्ट है उसका तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और जो स्केलर पार्ट है उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जैसे होता है। समझ में आई बात। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करना है फिर वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी। समझ आया। और वो भी अगले स्टेप में उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बट एक बार के लिए लिखना पड़ेगा कि ये क्या बना। क्लियर है। ओके, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब इसको अगले से करो, तो माइनस लगा दो पहले तो। और देखो अब यहाँ पे और यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट्स कौन से हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो स्केलर इनटू स्केलर करूंगा पहले तो सबसे में, तो क्या लिख दूंगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये तो है स्केलर कंपोनेंट्स। अब वेक्टर कंपोनेंट्स कौन से हैं इसके, इसका तो है वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट करूंगा उसका किससे, वेक्टर ए से। समझ आया। चलते हैं आगे, प्लस प्लस। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर कंपोनेंट्स कौन से हैं इसके, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और माइनस लगाओ इसमें, प्लस माइनस माइनस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए। यहां तक कोई डाउट। सिंपली स्केलर को स्केलर से गुणा कर दिया जैसे करते थे अपन, और बाकी वेक्टर कंपोनेंट्स का हमने निकाल लिया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब किसी भी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट, अगेन उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड। अब ये टोटल स्केलर बन चुका है, ये भी स्केलर और ये भी स्केलर, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये जो चीज है ये इससे मैच कर रही है। देखो इसमें भी आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, उसमें भी आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसमें आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, उसमें भी आ रहा है, और इधर आ रहा है बी डॉट ए और उधर आ रहा है ए डॉट बी।
तो कॉम्यूटेटिव तो होता ही है ये, तो ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन ये नेगेटिव है और वहां पे पॉजिटिव है, तो दिस कंप्लीट थिंग विल बी गेट कैंसल्ड बाय दिस, परिवार से परिवार खत्म। ठीक है, अब माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और ए डॉट ए क्या बनेगा, अगेन ये दोनों सेम हो गए। अब तो ये स्केलर्स है ना, स्केलर्स में तो वैसे भी मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, तो दिस एक्स इंटू वाई करूं या वाई इंटू एक्स करूं, दोनों सेम है। एक तरीके से एक्स का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर है और इधर वाई का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर सी डॉट डी जीरो है, दैट मीन्स वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, एनी डाउट्स? नो, चलते हैं आगे। कौन सा क्वेश्चन, 12th। इफ वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए से 0 है और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी से भी 0 है, तो व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। क्वेश्चन समझ आया कि वेक्टर ए ऐसा वेक्टर है कि उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और वेक्टर ए के साथ कोई दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, उसका डॉट प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप वेक्टर बी के बारे में बताएं कि वेक्टर बी क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में कुछ टिप्पणी दें, कंक्लूजन दें कि ये इक्वल वेक्टर है, कि ये क्या है, ये कोलिनियर वेक्टर है, या ये 0 वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्या है। ठीक है, इस तरीके के बारे में उसको बताएं आप। ठीक है साहब, अब सुनिए, गिवन पॉइंट्स लिखता हूं एक बार में। ये कह रहा है कि इधर मैं एक पहला गिवन पॉइंट लिख रहा हूं, पहला गिवन पॉइंट ये है, और उधर मैं दूसरा गिवन पॉइंट लिख रहा हूं, दूसरा गिवन पॉइंट ये है। फाइन, चलो, ए का ए से ही डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर अगर 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलो जी, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इक्वल टू 0। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो 0 है ना, है क्या नहीं है या नहीं है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 0 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो इस स्टेटमेंट में जो LHS है वो तो वैसे ही 0 बनेगा, क्या वो इस बी पे डिपेंड करेगा क्या, बी कुछ भी हो, ये LHS तो वैसे भी RHS के बराबर 0 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। दैट मीन्स वेक्टर बी की कोई हैसियत ही नहीं यहाँ पे, इट कैन बी एनी वेक्टर, इट कैन बी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वेक्टर बी भी वेक्टर ए के इक्वल हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वेक्टर बी 0 वेक्टर हो। कोई कहेगा सर वेक्टर बी भी 0 करो, ऑब्वियसली अगर वेक्टर बी भी 0 करूंगा तो 0 इंटू कॉस थीटा फिर भी 0 है, बट नहीं करूंगा तो भी तो 0 है, तो क्यों करूं। उसने पूछा था वेक्टर बी के बारे में टिप्पणी दो, तो मैं कह सकता हूं वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, इट कैन बी 0 वेक्टर, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो 0 वेक्टर हो, वो हो सकता है। तो कुल मिला के वो कोई भी वेक्टर हो सकता है। समझ आया क्या, ठीक है, क्लियर है। तो एक में से इंफॉर्मेशन कॉपी करके उधर लेके जाएंगे और फिर हम वेक्टर बी के बारे में बताएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि हेयर वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, कैन बी एनी वेक्टर, जो पसंद है वो वेक्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, एक चीज फिर भी आप कंक्लूड कर सकते हो, पता है क्या, पर वो भी कंपलसरी तो नहीं है, वेक्टर भी यहाँ पे कुछ भी वेक्टर हो सकता था। हाँ, ये चीज जरूर आप कंक्लूड कर सकते हो, अगर यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 नहीं गिवन होता तो आप इससे ये कंक्लूड करते फिर कि वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर बी से, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कंक्लूड कर पाते, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, लेकिन अब तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है ना इसका, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इसके परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, पता ही नहीं। समझ रहे हो बात को, 0 वेक्टर एक पॉइंट है बिल्कुल, समझ में आ रही बात, ये बिल्कुल एक पॉइंट है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसी से भी करेंगे तो 0 ही आएगा, पॉइंट का क्या प्रोडक्ट करोगे, 0 ही तो मिलेगा ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ये करना है ना, सच दैट इनका सम आ रहा है 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क करो।
इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं बच्चों, तो पहली बात माइंड में क्या आती है? बोलो जनक, अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है तो पहली बात माइंड में क्या आती है? उनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैं पहली बात बड़े ही प्यार से लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 1 यूनिट। कोई दिक्कत? ठीक है, पहली लाइन पढ़ी और मेरे माइंड में जो चीज है मैंने लिख दी। चलिए, अब उसने क्या कहा है, दूसरी इंफॉर्मेशन आपको ये गिवन है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो होता है ना, वो 0 वेक्टर होता है। इसका मतलब पता है क्या है? कि मैं कहीं गया वापस आया तो उसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, ये वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में, और ये वेक्टर सी है वापस इस डायरेक्शन में। तो मैं नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई मेरी? एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, मैं वापस वहीं पहुंच गया। ऐसा बन रहा होगा यहाँ पे फिगर, हालांकि फिगर से मुझे काम नहीं है, आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है सो फार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपसे पूछा क्या है उसने? ये पहली इंफॉर्मेशन गिवन है और ये दूसरी। आपसे पूछा क्या है उसने? इस चीज की वैल्यू पूछी है, ये जो इधर दिख रही है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की उसने क्या पूछी है? वैल्यू पूछी है। अब आप सोचो, देखो माइंड में क्या रहा है, सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए, स्टार्ट कैसे करें इसको? ए डॉट बी कैसे लाएं, बी डॉट सी कैसे लाएं, और सी डॉट ए कैसे लाएं, और फिर उनका सम कैसे लाएं? तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर पता है ना क्या है? 0 वेक्टर है। हम इसका इसी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्या कहा मैंने? हम वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट उसी से करते हैं। तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का उसी से डॉट प्रोडक्ट, किसी भी वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। और ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 0 और 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा। भाई जो वेक्टर ही 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर दिख रहा है ना आपको सामने, ये वन इन्फॉर्मेशन है ना कि ए प्लस बी प्लस सी इज 0 वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0, और 0 का स्क्वायर 0। अब डॉट प्रोडक्ट लगाओ यहाँ पे, RHS तो 0 बन गया, डॉट प्रोडक्ट लगाओ, मतलब वो 9 टर्म्स बनेगी, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी। चलो लगाना शुरू करो। वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए, पहली चीज, प्लस बोलते जाओ, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी, ए का काम खत्म, बी पे आओ, वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी, लास्ट में आ जाओ, सी से करो, वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट ए सी डॉट बी एंड सी डॉट सी, सी डॉट सी इक्वल टू, RHS तो 0 बन चुका है, RHS तो 0 बन चुका है। बोलो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो जी, ए डॉट बी एक बार फिर से दिख रहा है आपको या एक बार ही दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए तो एक ही बात है। तो कैन आई राइट इट ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी? कोई परेशानी है क्या उसमें? नो। ए डॉट सी और सी डॉट ए भी दिखेगा, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी, और बी डॉट ए तो ए डॉट बी दिखे, ये तो हो गया ना, बी डॉट बी का स्क्वायर हो जाएगा मेरा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब क्या बचा? बी डॉट सी बचा, तो बी डॉट सी है तो सी डॉट बी भी है, क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट सी। ठीक है, और लास्ट में सी डॉट सी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? दूसरा वाला ए प्लस बी प्लस सी भी है ना, हम्म, इन सब का वेक्टर, तो सर ये से डायरेक्ट सपोज कर दिया, फिर इसके कंपोनेंट फॉर्म से स्केलर निकालो। ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट 0 कैसे लिखा वो पूछ रहे हो आप? नहीं सर, जैसे दो ए प्लस बी प्लस सी लिए ना, हाँ एक तो बिगिनर और एक उससे मल्टीप्लाई किया ना, हाँ, तो सर ये ऐसे डायरेक्ट सपोज कर लिया या फिर? देखो मेरे को ए प्लस बी प्लस सी गिवन है कि 0 वेक्टर है, ठीक है, मेरे को ए प्लस बी प्लस सी गिवन है कि 0 वेक्टर है, और मेरे को ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए जैसी चीजें पैदा करनी है, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, मेरे को ये चीजें पैदा करनी है। तो हमारे हमने 9th में सीखा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करने का, तो पैदा करने का तरीका यही है कि उसी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा।
अब वेक्टर के केस में होल स्क्वायर तो हो नहीं सकता, तो वेक्टर में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, और किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, और क्योंकि वो जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा, जीरो का स्क्वायर बराबर जीरो हो गया। ठीक है जी, ठीक है, ओके। मतलब ये चीज मैंने खुद ने सोची, ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ऐसी चीज आपको सोचनी है। ये जो चीज करी ना मैंने, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये आपको सोचनी है। मतलब यहां से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, ये आपको सोचनी है भी कैसे स्टार्ट करूं, आपको क्या चीजें पैदा करनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 यूनिट गिवन है, तो 1 का स्क्वायर, और इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लूं, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी, अरेंज कर दो इसको सीरीज में, और वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी यानी कि 1 है तो उसका भी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और सी का भी मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितने हो गए, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू -3/2। आंसर मैच करो, क्या हुआ, आंसर नहीं दे रखा, सही है, -3/2। अच्छा, कोई का इसमें से वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी भी निकाल के बताओ, तो निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते? कोई का वेक्टर ए बताओ कैसा है, नहीं बता सकते, वेक्टर बी बताओ कैसा है, बस आप यही बता सकते हो ले दे के जो दिख रहा है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इस चीज की वैल्यू बता सकते हो। इसमें से ये भी नहीं बता सकते हो कि सर ए डॉट बी कितना रहा होगा, बी डॉट सी कितना रहा होगा, सी डॉट ए कितना रहा होगा, या ए बी सी अलग अलग कितने रहे होंगे। ठीक है ना, जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे केवल यही चीज पता कर सकते हो जो उसने पूछी है, -3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इफ ईदर वेक्टर ए इज ए जीरो वेक्टर, या तो वेक्टर ए एक जीरो वेक्टर हो या फिर बी जीरो वेक्टर हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, यस और नो? ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो हर हाल में जरूरी है, ऐसा मतलब वो हर जगह सच होता है, ट्रू होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको एग्जांपल से जस्टिफाई करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो उससे तो 100% ये इंफॉर्मेशन होगी, मतलब ये गिवन पॉइंट है तो ये प्रूव होगा। बट अगर कहीं ये गिवन पॉइंट है, कन्वर्स है, इसका कन्वर्स कर रहा हूं, अगर ये गिवन पॉइंट है तो उससे ये चीज प्रूव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। और यानी आप कोई भी एक ऐसा केस लेके बता दो जिसमें ये इंफॉर्मेशन गिवन हो और वो इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं हो, तो आप प्रूव कर दोगे कि इसका उल्टा कन्वर्स ट्रू नहीं है। परपेंडिकुलर करके बता दोगे। परपेंडिकुलर तो वो है अगर ए डॉट बी जीरो है, अगर ए डॉट बी जीरो है मुझे बताओ, तो ए और बी परपेंडिकुलर तो है ना, तो ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को जीरो वेक्टर बनना पड़ेगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना। समझ में आ गई बात? तो आपको एक ऐसा एग्जांपल सोचना पड़ेगा जिसमें ए डॉट बी तो जीरो हो बट ए वेक्टर भी जीरो वेक्टर ना हो और बी वेक्टर भी जीरो वेक्टर ना हो। समझ आया? सोच सकते हो ऐसा एग्जाम्पल? क्या क्वेश्चन आया था ऊपर? चलो देखो जी, ए डॉट बी ये तो आपको जीरो करना ही करना है, ये तो आपको जीरो करना ही करना है, गिवन है तो एक तरीके से। और अब आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है कि ना तो वेक्टर ए जीरो है, ये भी जीरो वेक्टर नहीं है, एंड साथ में वेक्टर बी भी जीरो वेक्टर नहीं है, ये प्रूव करना है। अब ऐसा एग्जांपल सोचना है आपको कि वेक्टर ए भी जीरो वेक्टर ना हो और वेक्टर बी भी जीरो वेक्टर ना हो और इनका डॉट प्रोडक्ट लेकिन जीरो हो जाए। ठीक है, चलो आपकी मर्जी हो वो वेक्टर ए ले लो, आपकी मर्जी हो जो वेक्टर ए ले लो, बोलो कंपोनेंट फॉर्म बोल दो वेक्टर ए की, कोई भी जो भी मर्जी में आ रहा है। आई कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। ओके, तो ए वेक्टर को चुनने में आपकी मर्जी चलेगी, बी वेक्टर को चुनने में आपकी नहीं, आपके चुने हुए वेक्टर की मर्जी चलेगी। ठीक है, अब आपको वेक्टर बी एज पर वेक्टर ए सोचना है ताकि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए, ताकि उनका डॉट प्रोडक्ट
ठीक है, अच्छा सुनो, पहला कंपोनेंट चलो अपनी मर्जी से चुनो, क्या मन में आ रहा है, बोलो क्या चुनो, बोलो बोलो बोलो। माइनस आई, नहीं जरूरी नहीं है, कुछ भी चुन सकते हो, आखिरी कंपोनेंट डिसाइड करेगा कि स्केलर इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो कैसे करें। तो कोई सा भी दो कंपोनेंट अपनी मर्जी से चुन लो, आखिरी कंपोनेंट में अपन ऐसा कुछ रख देंगे ताकि वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। चलो बोलो, क्या बोलो, टू आई कैप, ठीक है, आगे बोलो, सिंपली जे कैप। अब सुनो, अब बस यहां से थोड़ा ध्यान से देखना, तो 1 into 2, मन में सोच लेना, 2, 2 into 1, 2 into 1 2, 2 + 2, तो अब आगे -4 आना चाहिए, आना चाहिए। तो के कैप ऐसा सोचो जिसका कोएफिशिएंट -3 से मल्टीप्लाई होके -4 आंसर देता हो। के कैप का कोएफिशिएंट, मान लो के कैप का कोएफिशिएंट x है, तो x कुछ ऐसा हो जो कि किससे मल्टीप्लाई हो, -3 से मल्टीप्लाई हो, और आंसर क्या दे, तो x क्या होगा इस केस में, 4/3, और वो भी प्लस का। अब जरा आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना, करना करना, बोलो, 1 into 2, 2, 2 into 1, 2, -3 into 4/3, 3 से 3 कट के इक्वल टू 0, तो हो गया इनका डॉट प्रोडक्ट 0। ना तो ये 0 वेक्टर, ना ये 0 वेक्टर, बट इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया 0। तो बना सकते हो ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स। एक और बना के बताओ अपना अपना, चारों अपना अपना बनाओ, चारों अपना अपना बनाओ, ए वेक्टर भी अपनी मर्जी से सोचो और बी वेक्टर भी अपनी मर्जी से, देखते हैं कौन सही बनाता है। कौन नहीं आया, प्रियांशी, राजा, कहाँ गए ये लोग। अभी अगर केमिस्ट्री की क्लास में मिले ना, उधर फिजिक्स की क्लास में मिले तो मुझे बताना। छुट्टी है क्या आज, और केमिस्ट्री में आप में से कोई भी नहीं था, आप तीनों तो आते ही नहीं हो शायद ना। धोखा कर दिया, 5 बजे पता चला था, तो फिर 5 बजे ऑनलाइन थी। मतलब आज दोनों भाई बहनों की हालत एक जैसी थी, दोनों को से अलग 5 बजे पता चला था, तो दोनों ने सोचा, दोनों ने एक दूसरे को सांत्वना दे दी कि चलो कोई बात नहीं, दोनों ही लेट है। भाई जैसे वो लेट होता तो ये डांटती, या ये लेट होती तो वो कंप्लेन करता कहीं ना कहीं मम्मी पापा से। अब दोनों ही लेट थे तो समझौता कर लिया होगा, तू मेरी मत बता, तेरी नहीं बताती। चलो 1 by 1 स्टार्ट कर, किसका हो गया, ओके बोलो प्रगति। 3i कैप प्लस जे कैप 5k कैप, ये तो है आपका वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर बी बोलो, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8/5k कैप। तो 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, और क्यों सही तो है, डिसाइड करो कि सही है कि गलत है, सही तो है। 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, और 5 को 8/5 से करेंगे करेंगे, क्यों सही तो है। 5 को यार -5 को 8/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 कट के -8 ही तो आएगा, 0 ही तो हो रहा है, ठीक है। चलो हाँ बदलो, क्या नाम है, प्रियांशी, अभी सोच रहे हो, जनक, हाँ तनिषा, प्रगति बड़ी फास्ट है, प्रगति प्रगति पर है। वेक्टर ए तो है 4i कैप -2j कैप, ठीक है, और वेक्टर बी 3i कैप -j कैप 10/8k कैप। भाई 10/8 को काट तो देते, चलो ठीक है, 5/4 लिख सकते हो ना वैसे उसको। चलो तो 4 3 जा 12, -2 into -1 +2, कहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस, अच्छा ये तो प्लस हो गया,
तो आपको ये माइनस बनाना है, तो आप यहाँ इस दोनों में से कोई एक प्लस कर दो। जैसे मान लो इसको प्लस कर दो या इसको प्लस कर दिया, तो +2 इंटू -2 इंटू +1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और अब उसको 8 इंटू -10/8 -10 हो ही रहा है, तो 12 - 2 - 10 हो गया 0। बोलो जनक। हाँ हाँ। हम्म हम्म। चलो देखते हैं। 4 2 जा 8, 3 इंटू -2 -6 और -7 इंटू 2। आपने -2 बोला है ना, 3 इंटू -2 -6 ही तो होगा। 3 इंटू -2 क्या होगा बोलो, -6 होगा। तो आपको प्लस बनाना है इसको, अगर आपको प्लस बनाना है तो इसको प्लस ले लो, ठीक है। अच्छा 7 इंटू -2 -14, तो अब ये 0 हो जाएगा। तो करेक्शन कर लो आपकी भी। बोलो प्रियांशी, बताओ बताओ क्या गलती हो। 4i कैप, एक मिनट रुको, वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू, अच्छा ठीक है, वेक्टर भी इक्वल टू 2i कैप 4j कैप 4 2 जा 8, देखो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 16 तो इधर ही हो गए। अब 16 घटाने तो माइनस आएगा ही आएगा, 16/3, 3 से 3 कट के 16 हो जाएगा ना। 4 2 जा 8 4 2 जा 8, अब -16 होना चाहिए, तो 3 इंटू 16/। ठीक है ठीक है, तो अब ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स बना सकते हो। कल का होमवर्क एक एक और बना के आना, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल आर, अब वर्टिसेस गिवन है आपको, वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी गिवन है। सबसे पहले तो आपको एंगल एबीसी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एंगल एबीसी। और एंगल एबीसी क्या है, एबीसी इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी ए एंड वेक्टर बीसी, ठीक है। एबीसी कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बीसी, यानी कि बी ए और बी सी। लेट अस सपोज करो ये तो है बी ए, वेक्टर बी ए, ठीक है, और ये है वेक्टर बी सी। तो इसके बीच का एंगल निकालना है आपको ए बी सी, ठीक है, क्लियर है। और आपको क्या दे रखा है कि ए बी सी के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 2 3, बी के क्या हैं, -1 0 0, एंड सी के क्या है 0 1 2। और आपको एंगल एबीसी निकालना है। सोचो क्या करना चाहिए, कैसे ये एंगल निकाला जाए। वेरी गुड, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आता है ये cos थीटा वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो वेक्टर बी ए और वेक्टर बीसी के बीच का एंगल है ना ये, तो वेक्टर बी और वेक्टर बीसी निकालेंगे। तो वेक्टर बी ए निकालो, तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो ए माइनस बी करोगे तो 1 - -1 यानी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2i कैप, 2 - 0 2j कैप, और 3 - 0 3k कैप, ठीक है जी। चलो वेक्टर बी ए निकल गया, वेक्टर बी सी बोल दो, तो सी में से बी माइनस करो, 0 - -1 +1 हो जाएगा यानी सिंगल आई कैप, 1 - 0 सिंगल जे कैप, और 2 - 0 2k कैप, निकल गए दोनों वेक्टर्स। अब इसका आना डॉट प्रोडक्ट पहले ही निकालो, क्योंकि फिर फॉर्मूला के अंदर क्या थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। वेक्टर बी ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी सी, तो 2 × 1 2 2 × 1 प्लस अगेन 2 × 1 प्लस लास्ट में 3 × 2, जोड़ बाकी करो, 2 और 2 4 और 6 और 4 10 हो गया इसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब निकालते हैं अपन इनके बीच का एंगल बाय कॉस थीटा। कैसे लिखूंगा मैं, नाउ एंगल बिटवीन वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी इज गिवन बाय cos theta इक्वल टू
वेक्टर बी ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी सी अपॉन वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट तो हमको गिवन है साफ साफ 10 और मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते अलग से तो सही रहता। चलो अब यहाँ निकालो। तो बी ए का मैग्नीट्यूड निकालो 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर। वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड निकालो 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 एंड 3 का स्क्वायर 9 9 और 8 16 16 का रूट 4 इनटू 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 का स्क्वायर 4 तो रूट 6 ठीक है 2 और ये 3 तो 3 अपॉन रूट 6 है वैसे तो, पर रैशनलाइज अगर आप करो, अगर आप रूट क्या अच्छा 10 है क्या ऊपर 5 5 सॉरी 2 2 जा 4 2 5 जा 10 होगा ना। अच्छा अच्छा गलती कर रखे हैं मतलब हमने 4 और 4 8 9 और 8 17 बिल्कुल 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 16 किसने बताया था रूट 17 और यहाँ पे रूट 6 तो 17 इंटू 6 कर दो 102 तो 10 अपॉन रूट 102 ये कॉस थीटा की वैल्यू है। सो आपको एंगल चाहिए तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 बाय रूट 102। देखना आंसर इसी फॉर्म में है। ठीक है ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो। फिर एक इंपॉर्टेंट बात है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया नोट डाउन। यहां पे आपको कहा गया कि वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी के बीच का एंगल निकालो राइट यही कहा गया क्या क्यों मुझे एक चीज बताओ वेक्टर बी ए की जगह क्या ये वेक्टर ए बी भी हो सकता है क्या और इधर वेक्टर बी सी की जगह क्या ये वेक्टर सी बी भी हो सकता है क्या तो भी क्या ये एंगल यही होगा क्या अगर मैं आपसे कहूं इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि वेक्टर ए बी और वेक्टर सी बी के बीच का वेक्टर निकालो तो क्या यही एंगल होगा या और कोई एंगल होगा यही होगा। आपने केवल बी से पहचाना ना। तो अब ध्यान से सुनना दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जब निकालते हैं तो जो कॉमन पॉइंट है ना वो हर हाल में दोनों वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। क्या कहा मैंने दोनों वेक्टरों का क्या होना चाहिए। अभी हमने वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी के बीच का एंगल निकाला तो कॉमन पॉइंट जो बी था वेक्टर बी ए के लिए भी इनिशियल पॉइंट है और वेक्टर बी सी के लिए भी इनिशियल पॉइंट है ना है या नहीं है ना। अब अगर आप सपोज करो बी ए को ए बी लिख देते हो अगर आप बी ए को क्या लिख देते हो ए बी लिख देते हो तो फिर क्या होगा तो फिर ये होगा कि ये इधर की साइड जाएगा डायरेक्शन इसकी ऐसे तो फिर बी जो होगा वो तो टर्मिनल पॉइंट हो गया बी तो जो हो गया वो टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। इसको तो चलो हटा दो एक बार सपोज करो मैं वेक्टर ए बी लिख देता हूं यहाँ पे वेक्टर ए बी। अब मैंने कहा वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी के बीच का एंगल बताओ तो वेक्टर ए बी इस डायरेक्शन में वेक्टर बी सी उस डायरेक्शन में है तो ए बी और बी सी के बीच का एंगल ये नहीं होगा। अब पता है इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा बताओ ए होगा लेकिन अभी नहीं होगा। सुनो आपको इनके इनिशियल पॉइंट सेम करने पड़ेंगे। इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कौन सा है इस पॉइंट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कौन सा है अभी तो ए को बी से मर्ज करना पड़ेगा और उसको करने का तरीका यह है कि इस वेक्टर को फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये बी पॉइंट पे इसका ए पॉइंट आ जाए और ये बी पॉइंट इसका आगे खिसक जाए ये एंगल होगा इन दोनों के बीच का एंगल। समझ में आया क्या और नहीं आया तो उस शीट में देख लो उसमें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा। नहीं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में वो जिस पॉइंट पे एंगल निकल रहा है दैट शुड बी द इनिशियल पॉइंट ऑफ बोथ वेक्टर्स। ठीक है जी
सपोज करो ये है एक वेक्टर, ठीक है, सपोज करो ये है दूसरा वेक्टर, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट एक जगह मिल रहा है ना, मिल रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इसके बीच का एंगल है, ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है भाई, वेक्टर बी सी और वेक्टर बी है। अब सपोज करो ऐसा ना होता, कैसा ना होता भाई, ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर ऐसे ना होके ऐसे होता, इस साइड फेसिंग होता, इस साइड ऐसे, ठीक है। अब कोई कहता है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल बताइए, तो आप ये नहीं कहते, आप ये नहीं कहते, क्योंकि इसका तो टर्मिनल है, उसका इनिशियल है। आप क्या करते, दोनों के इनिशियल पॉइंटों को मिलाते, दोनों के इनिशियल पॉइंटों को मिलाते। तो ध्यान से देखो, फ्री वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से मैं इसको ले गया आगे, और ये दोनों के इनिशियल पॉइंट मिल गए। अब ये एंगल है इन दोनों के बीच का एंगल। आया क्या समझ? क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आया, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। हाँ जी, शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर, पहले ही कर चुके हम। तो ये 3 पॉइंट्स को कोलिनियर करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम इनसे वेक्टर बनाएंगे, और किन्हीं भी 2 वेक्टरों का जोड़ किसी के तीसरे के बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर। तो वेक्टर ए बी बना दो, वेक्टर बी सी बना दो, और वेक्टर ए सी बना दो वेक्टर ए बी। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट से, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो वेक्टर ए बी बनाते हैं। 2 - 1 सिंगल आई कैप, 6 - 2 4 जे कैप, और 3 - 7 4 के कैप। फाइन, चलो वेक्टर बी सी देखो, वेक्टर बी सी, सी माइनस बी, 3 - 2 सिंगल आई कैप, 10 - 6 4 जे कैप, एंड -1 - 3 बिकम्स -4 के कैप। आयराम में तो बिल्कुल सेम बन रहा है, ठीक है, बनने तो हमारे क्या। वेक्टर ए सी, डर लगता है ना यार थोड़ा, ऐसा लगता है शायद गलती तो नहीं कर दी। वेक्टर ए सी, चलो वेक्टर ए सी बनाता हूं मैं, है ना। तो 3 - 1 2 आई कैप, 10 - 2 क्या 8 जे कैप, और फिर आगे बोलो -1 - 7 क्या होगा, -8, -1 - 7 -8 के कैप। तो ये 3 वेक्टर्स है मेरे पास, है ना। अब सपोज करो ये ए, ये बी, ये सी, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तो वेक्टर ए बी की लंबाई वेक्टर बी सी की लंबाई वेक्टर ए सी की लंबाई के बराबर होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो लेट्स फाइंड व्हाट, लेट्स फाइंड देयर मैग्नीट्यूड। क्योंकि अगर इन दोनों का जोड़, ध्यान से सुना मैं जो कह रहा हूं, कहीं आप ऐसे कर दो कि सर देखो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का जो जोड़ है ना, वेक्टर ए सी आ रहा है, आ तो रहा है, देखो i + i 2i आ रहा है, 4 + 4 8 आ रहा है, माइनस वो तो आ रहा है, बट इससे कभी भी साबित नहीं होता कि ये तीनों कोलिनियर है। क्यों? अब एक इधर देखो, इस केस में भी तो इन दोनों का जोड़ ये है। अगर मान लो ये वेक्टर ए बी है और ये सी है, तो ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर बी सी है, और ये इस वेक्टर को क्या कहोगे, वेक्टर ए सी को वेक्टर ए बी प्लस बी सी कहोगे। तो इस केस में भी इन दोनों का जोड़ ये आ रहा है, बट अभी ए बी सी कोलिनियर है क्या इस केस में? नहीं है। तो वेक्टरों का जोड़ अगर तीसरे वेक्टर के बराबर आए तो कोलिनियरिटी प्रूव नहीं होगी, कोलिनियरिटी प्रूव होगी जब वो लंबाई का जोड़ तीसरी लंबाई के बराबर हो। दैट मीन्स इनके मैग्नीट्यूड निकालने हैं तीनों के, क्या करना है, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना है और फिर प्रूव करना है। तो लेट्स फाइंड देयर मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कैसे निकालोगे, 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर का रूट, 1 16 16 रूट 33, और दूसरा तो हूबहू सेम है, ठीक है, तो ये भी रूट 33। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं, वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर -8 का स्क्वायर, तो 4 64 अगेन 64, तो कितना हो गया 128 और 4 132, 132 को लिख सकता हूं मैं 4 × 33, यस और नो, और 4 × 33 को मैं लिख सकता हूं 2 रूट 33, है ना। अब देखो भैया इन दोनों का सम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी
और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC को अगर मैं जोड़ दूं तो √33 और √33 जुड़ेगा, which will give me 2 √33 and 2 √33 is nothing but the magnitude of vector AC. So अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तीसरे वेक्टर्स के बराबर है, दैट मीन्स वो जो जो दोनों तीनों वेक्टर्स जिस भी पॉइंट से बने हुए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर. हेंस आई कैन से A, B and C are क्लियर है ना. चलें आगे. कितने रह गए, कौन सा क्वेश्चन करना है? 18 तो ऐसे ही, 17 ये मैंने तो. शो दैट द वेक्टर्स दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल. तो कोलिनियरिटी के लिए तो क्या फंडा है कि मैग्नीट्यूड का जोड़ तीसरे के बराबर हो, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या फंडा है, मैग्नीट्यूड निकाल लो सेम वैसे की वैसे ही. अब 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस थ्योरम एस्टेब्लिश होनी चाहिए वहां पे, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. ठीक है. तो अब की बार लेकिन वेक्टर बनाने नहीं है आपको, लेकिन सुनो अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. अब आधे से ज्यादा बच्चे समझते हैं कि अब की बार तो वेक्टर ही बना बनाया मिल गया, तो इसी का मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड और इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते, वेक्टर बना बनाया मिल गया ना. देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है. वो ऐसे नहीं कह रहा है कि फॉर्म द साइड्स. देखो दोनों में फर्क है. फॉर्म द साइड्स का मतलब होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, उसकी ये 3 साइड, ये 3 वेक्टर, ये साइड एक वेक्टर, ये साइड एक वेक्टर और ये साइड एक. वो तो वर्टिसेस कह रहा है. दैट मींस राइट एंगल ट्राइंगल के जो 3 कोने हैं ना ABC, उन तीनों कोनों के ये पोजीशन वेक्टर्स हैं तीनों. मतलब अगर ओरिजिन से मैं A पे, B पे और C पे वेक्टर्स बनाऊं तो एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है ये 3 वेक्टर्स वर्टिसेस बनाते हैं ना कि साइड्स बनाते हैं. समझ आया क्या? तो अब आपको वेक्टर OA गिवन है ये वाला, वेक्टर OB गिवन है ये वाला, वेक्टर OC गिवन है. ठीक है, थोड़ा क्लियर डायग्राम बना देता हूं मैं. लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम. अब अभी मुझे ये पता नहीं है ABC कहाँ है बेटा ना, अभी मुझे क्लियरली ये पता नहीं है, तो अंदाजे के लिए आप पेंसिल से मार्क कर सकते हो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करें. तो हाल फिलहाल हम ABC इधर ले लेते हैं, लेकिन पता नहीं है ना भाई कौन सा क्या निकलेगा. ठीक है, तो O ओरिजिन कहीं भी ले लो, यहां ले लू मैं O. तो ये है वेक्टर OA, ये है वेक्टर OB और लास्ट वाला है वेक्टर OC. ठीक है, वेक्टर OA ले लेता हूं, ये वाला वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. ये लाइन है बेटा, वो बनी नहीं ढंग से, लाइन है वो, करो का तो काम ही नहीं यहाँ पे. थोड़ा ऊपर हो जाएगा, सीधी बना दो, अब थोड़ा पतला हो जाएगा, उसके बीच में गैप नहीं रहेगा. ठीक है, ओके. वेक्टर OB i कैप माइनस 3j कैप, इसके पोजीशन वेक्टर्स बना रहा हूं मैं, है ना. ठीक है, और वेक्टर OC क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप. अब मुझे ये पता नहीं है कि ये C का ही है, ये B का ही है, ये उल्टा भी हो सकता है B का ये होता और C का वो होता, वो अभी तक पता नहीं है मुझे. फाइन. अब आपको बनाना है वेक्टर AB, वेक्टर BC और वेक्टर AC. तो मुझे बताओ वेक्टर AB को क्या मैं वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA लिख सकता हूं. देखो वेक्टर OB की डायरेक्शन ये है और वेक्टर OA की डायरेक्शन ये है. तो अब ध्यान से देखना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना. मैं O से शुरू करूं, B पे जाऊं और फिर आगे कंटिन्यू करूं OA वेक्टर पे, तो इन दोनों वेक्टरों का जोड़ ये OA वेक्टर होगा, इसका और इसका जोड़ ये होगा. तो फिर इसकी वैल्यू इसमें से ये माइनस करके आएगी. जब इन दोनों को जोड़ के ये आ रही है तो उसकी वैल्यू इसमें से माइनस करके आएगी, आएगी ना. ठीक है, तो वेक्टर AB कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा जैसे निकला है. अब आप बताना मुझे सोच के, वेक्टर BC कैसे निकलेगा. फिर मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, वेक्टर BC कैसे निकलेगा, इसी लॉजिक से बताओ. वेक्टर OC, ये आपने शायद वो ट्रिक पकड़ ली, फिर कुछ ही नहीं कर रहा हूँ, टर्मिनल माइनस इनिशियल कर रहा हूँ. ठीक है ना, अरे ऐसे समझाते हैं मास्टर, देखो इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ. ठीक है ना, समझाना भी पड़ता है. अब चलो उस हिसाब से समझाओ.
तो वेक्टर ओसी, ओसी मतलब ओ से लेकर सी पे गया और फिर ओ बी, ओ से लेकर बी पे गया। तो फिर सुनो, मैं ओ से लेकर बी पे जाऊं और फिर बी से लेकर सी पे जाऊं, इससे अच्छा है मैं सीधे ओ से लेकर सी पे चले जाऊं। तो ओ बी प्लस ओ सी बराबर, ओ बी प्लस बी सी बराबर ओ सी होगा, तो बी सी की वैल्यू ओ सी माइनस ओ बी होगी ना। और उसी तरीके से वेक्टर ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो लेट्स फाइंड वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। चलो जी, ओ बी में से ओ ए निकाल दो, माइनस करना तो आता ही है। तो ओ बी में से ओ ए यानी इसमें से ये, तो 1 माइनस 2 यानी माइनस आई कैप, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, -3 माइनस माइनस 1, तो -3 + 1 यानी -2 जे कैप, और -5 माइनस 1 यानी कि -6 के कैप। ठीक है जी, बीसी वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म निकालता हूं, तो उसके लिए ओसी में से ओबी, ओसी ये है, ओबी ये है, तो 3 माइनस 1 2 आई कैप, -4 माइनस -3 यानी -4 + 3 यानी माइनस जे कैप, और -4 माइनस -3 यानी -4 + 5 यानी कि +5 हो जाएगा ना, प्लस के कैप। लास्ट लास्ट एसी वेक्टर ओसी में से ओ ए, तो 3 माइनस 2 सिंगल आई कैप, -4 माइनस -1 यानी -4 + 1 -3 जे कैप, और -4 -1 यानी -5 के कैप। फाइन, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकाल लो बस, और क्या, और प्रूव कर दो कि 2 का स्क्वायर किसी तीसरे के बराबर है। यस, इस क्वेश्चन में जरूरी है, पिछले क्वेश्चन में जरूरी नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये है कि जो वेक्टर बने बनाए हैं क्या वो साइड्स हैं क्या, वो साइड्स नहीं है, वो तो उसके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है ना। वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड बोलो, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर का सम का रूट कर दो। 1 और 4 5, 36 और 5 41, रूट 41 बीसी का मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और फिर प्लस लास्ट में 1 का स्क्वायर का सम का रूट, 4 + 1 + 1 6, रूट 6। लास्ट वेक्टर एसी का मैग्नीट्यूड निकलेगा 1 आई यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -3 का भी स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर का सम का रूट, तो 25 और 9 34 और 1 35। अब ये तो इनके मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू है, तो अब अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर, नहीं ए बी नहीं, ए बी हाइपोटेन्यूज बनती है देखो सबसे बड़ी, बी सी और ए सी जोड़ो, यानी कि हमने जो अजम्पशन किए थे वो ए बी सी थोड़े इधर उधर होंगे, है ना। तो वेक्टर बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें, तो वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड है √6 का स्क्वायर करोगे, और इसका मैग्नीट्यूड है √35 का स्क्वायर करोगे, तो 6 + 35 कितना आ जाएगा 41, और एक क्यों √6 देखो, हाँ डायग्राम में भी चेंज करूंगा ना, भी किया नहीं है मैंने, इस अकॉर्डिंग अभी करने वाला हूँ। 41, अब 41 को क्या लिख सकता हूं मैं, 41 को मैं लिख सकता हूँ √41 का स्क्वायर, और √41 तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी है, तो उसका स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स आ रहा है ना, दैट मींस ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इसमें इस हिसाब से सही कर दो, देखो ए बी हाइपोटेन्यूज बन रहा है ना, तो बी और सी को शिफ्ट कर दो, बस काम हो जाएगा, बी इधर और सी इधर कर दो, ठीक है। अब ए बी हाइपोटेन्यूज हो गई, ये ए सी हो गई, और ये बी सी हो गई। इधर चेंज कर दो, देखो ए बी का वेक्टर क्या होगा, ये जो ए बी का वेक्टर निकला है √41 ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, 3 - 2 1 -4 फिर सारा ही कुछ चेंज होगा, सही कह रहे हो, ये वेक्टर्स की मार्किंग भी सही होगी। तो वही बात है कि आप पहले से मार्क कुछ मत करो, ऐसे क्वेश्चंस में आप एग्जाम में भी क्या करेंगे, या तो पेंसिल से मार्किंग करेंगे या कुछ भी मार्किंग नहीं करेंगे, ये वेक्टर्स भी तो चेंज करोगे आप,
क्योंकि पहले आपने उसको वेक्टर ओसी मार्क किया था, तो अब तो ये वेक्टर ओसी हो गया, तो ये भी इधर उधर शिफ्ट होंगे। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि वेक्टर दिए जाने के बावजूद अपने को वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से वेक्टर बनाने पड़े। अब ये क्वेश्चन पता है थोड़ा सा उसने जानबूझ के मुश्किल करके दिया। ये क्वेश्चन अगर वो ऐसे दे देता ना बेटा कि 3 जो ये वर्टिसेस हैं वो उसके कोऑर्डिनेट्स 2, -1, 1 है, इसके 1, -3, -5 है, और तीसरा वर्टेक्स है 3, -4, -4 है, तो उसका क्या जाता? कुछ जाता उसका। अब आप वेक्टर कितनी आसानी से बनाते, 1 - 2 इस तरीके, जैसे पहला वाला क्वेश्चन हो गया है तो। लेकिन उसने जानबूझ के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ना देके उसके पोजीशन वेक्टर बना दिए, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यही तो बनेगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये बनेगा, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये बनेगा। ठीक है, समझ आया? लास्ट, ए वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर of magnitude a and lambda a non-zero scalar, then lambda into magnitude lambda times vector a is unit vector। ये unit vector कब होगा? चलो क्या कह रहा है ये कि वेक्टर a is a non-zero vector of magnitude है। इस लाइन से आप क्या लिख सकते हो? इससे आप क्या लिख सकते हो बताओ? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a है, ये तो लिखोगे। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a है, कोई दिक्कत? ठीक है, लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर है, ठीक है, तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, यानी कि लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है भाई। लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है ना, तो ये जो वेक्टर है लैम्डा टाइम्स वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तभी तो यूनिट वेक्टर होगा। होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है कि लैम्डा तो वैसे भी स्केलर था, लैम्डा तो वैसे भी स्केलर था, तो लैम्डा को तो ले लो बाहर। लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू 1 हो गई, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो ए है, तो लैम्डा इंटू ए की वैल्यू, अब या तो ये ऑप्शन में दिखाई दे या इससे कोई बनने वाली चीज दिखाई दे, तो ये देखो डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन देखो, ए इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। अच्छा ये लैम्डा क्या है, ये मॉडुलस लगाया इन्होंने, वो इसलिए लगाया बेटा, वो इसलिए लगाया है कि अगर कहीं ये लैम्डा नेगेटिव हुआ, अगर कहीं ये लैम्डा नेगेटिव हुआ तो ये सिचुएशन फेल हो जाएगी। क्यों फेल हो जाएगी? देखो इस ये वाली नहीं, नीचे वाली। क्यों फेल हो जाएगी बेटा? इसलिए फेल हो जाएगी क्योंकि लैम्डा अगर नेगेटिव हो गया तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव इंटू -1 कैसे आ सकता है? ठीक है, इसीलिए इसी केस में आप क्या करोगे, जब आप लैम्डा को अलग करोगे ना बेटा, तो आप इधर ही इसके आगे मॉडुलस लगा देना, फिर इधर भी लगा देना, और फिर उधर भी लगा देना, तो ए की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस लैम्डा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये डॉट प्रोडक्ट खत्म होता है हमारा। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है विच इज व्हाट, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, और ये सबसे भयानक है। सबसे भयानक का मतलब थोड़ा लेंदी है इसमें अभी। अच्छा आपके वो नहीं है क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कोर्स में ही नहीं है? मिसलेनियस में होना चाहिए, चलो देखते हैं, वो तो आप बताओगे। वो नहीं आएंगे वो, अच्छा अच्छा उसके क्वेश्चंस नहीं आ रहे से कह रहे हो? हाँ टेंशन मत करो, बहुत आएंगे, बहुत सारे आएंगे, आप थक जाओगे सॉल्व करते करते, इतने आएंगे अगले चैप्टर में तो चलने तो। ठीक है, चलो वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे अभी अपन कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।